कहता है अगर रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट ड्यू टू रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट हायर है तो ऑडिट कब करें? उस पर्टिकुलर ये नहीं कि पूरी कंपनी का नहीं, जिस एरिया में वहां पे ऑडिट को कोशिश करें फाइनल स्टेज पे करें एज अगेंस्ट। लेकिन अगर नॉर्मल रिस्क है तो कर लें, लो रिस्क करें। याद रहेगा एग्जैक्ट पेपर में क्वेश्चन आया 5 नंबर का। पेपर में सिनेरियो डिस्कस होगा कि आप ऑडिट कर रहे हैं, एक एरिया में रिस्क ज़्यादा है तो आपने अपने सीनियर से डिस्कस किया है, जूनियर ने सीनियर से डिस्कस किया है कि ये मसला है तो इसमें रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है तो मैं इसको इंटरनल स्टेज पे कर लूँ, तो बीइंग ए सीनियर उसको बताएं, उसको रिस्पॉन्ड करें। इस तरह का वो सिनेरियो में क्वेश्चन आएगा। समझ गए बात? पक्की बात है? चलें जी, अब अगले 2 क्वेश्चन आए हुए हैं 5 नंबर के पेपर में। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन से टिपिकल एरियाज हैं जो इंटरनल स्टेज पे करते हैं, और नीचे कहता है कौन से टिपिकल एरियाज हैं जो आप फाइनल स्टेज पे करते हैं। इंटरनल पे क्या करते हैं? पढ़े जी। पहला क्या है? क्या होता है ये क्या होता है? रिस्क असेसमेंट। ये कहाँ हो सकती है? इंटरनल स्टेज में। बोर्ड में रिस्क असेसमेंट कहाँ हो सकती है? रिस्क असेसमेंट को प्यार से क्या कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्या कहते हैं इसको? कहाँ कर लें आप? इंटरनल स्टेज पे। आगे हैं मटेरियलिटी लेवल डिटरमाइन करना है ना, पहले करना है। आगे कहता है रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क। आपको पता है ये रिस्क है, आपने असेसमेंट कर ली, अब रिस्पॉन्स भी करना। रिस्पॉन्स कैसे करना है? कोई मौकल पकड़ लेना है, प्रोसीजर फॉर्म करने ना, जो करने हैं वो देखें क्या करने हैं, अभी प्लान कर लें। आगे हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल पहले करना है, और परफॉर्म प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर प्रिलिमिनरी परफॉर्म कर लें, परफॉर्म सब्सटैंटिव प्रोसीजर ऑन ट्रांजैक्शन अफेक्टेड जो हो चुकी है उसका। फॉर एग्जांपल अगर ये कम है आज फॉर एग्जांपल तो 10 महीने का सब्सटैंटिव कर लें, या पहले भी इंटरनल स्टेज पे कर सकते हैं। ठीक है, आगे हैं फाइनल पे क्या कर सकते हैं? टिपिकल फाइनल ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूड सब्सटैंटिव टेस्टिंग, सब्सीक्वेंट इवेंट प्रोसीजर। देख सब्सीक्वेंट इवेंट्स क्या होते हैं? आइए स्टैंड पढ़ा हुआ अकाउंटिंग में। अच्छा, सब्सीक्वेंट का मतलब क्या होता है? बाद में। वो प्रोसीजर्स जो साल खत्म होने के बाद हुए हैं, साल के कौन सा, सॉरी ये साल है, इसके बाद हुए हैं, और ऑडिट रिपोर्ट से ये इन्हें क्या कहते हैं? सब्सीक्वेंट इवेंट। ये मुझे बताएं, ये प्रोसीजर पहले हो सकता है? नहीं हो सकता। ये डेफिनेटली आपने फाइनल स्टेज पे करना है। आगे हैं गोइंग कंसर्न प्रोसीजर। कंपनी 30 जून को गोइंग, जिस दिन आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हैं उस दिन कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है? गोइंग कंसर्न पढ़ा हुआ आपने क्या होती है? तो कब चेक करेंगे? 30 जून को कंपनी गोइंग कंसर्न है कि नहीं, यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ करना चाहिए बजाय पहले करने के, क्योंकि आप रिपोर्ट किस दिन, अल्टीमेटली रिपोर्ट किस दिन देनी है आपने? रिपोर्ट किस दिन की देनी है? 30 जून की। तो गोइंग कंसर्न उस दिन चेक करेंगे ना आपने, इसको पहले करने का फायदा नहीं है। आगे हैं एक एनालिटिकल प्रोसीजर आपने इनिशियली किए थे प्राइमरीली, एक एनालिटिकल आप बाद में करते हैं, जो बाद में करते हो पहले नहीं कर सकते। आगे हैं टेस्ट टू इंश्योर कंक्लूजन फॉर्म एट इंटरनल ऑडिट रिमेन वैलिड। कि जो देखिए हम क्या करते हैं, हमने पहले 10 महीने का ऑडिट किया, ठीक है, एविडेंस लिया 10 महीने का, फिर बाद में 2 महीने का भी लेते हैं, देखते हैं कि 2 महीने का एविडेंस और 10 महीने का एविडेंस आपस में मैच कर रहा है। ये तो नहीं कि 10 महीने में कुछ और रिजल्ट दे रहे हैं, 2 महीने में कुछ और रिजल्ट हैं, आप देखिए कोइंसाइड कर रहे हैं आपस में। ठीक है, और आखिरी बात क्या करते हैं? थर्ड पार्टी कंफर्मेशंस। अब बैलेंस तो आपने बैंक को 30 जून को चेक करना ना, वो पहले भिजवाने का फायदा नहीं है। अच्छा आगे हैं रिप्रेजेंटेशन लेटर। पढ़ा हुआ ना आपने क्या होता है? ये आपने साल खत्म होने के बाद लेना है, पहले लेने का फायदा। अगर ले भी लेंगे फॉर एग्जांपल तो आपको इसको अप टू डेट करना पड़ेगा, अप टू डेट करना पड़ेगा तो लेने का फायदा ही नहीं, तभी लेने। समझ गए? आगे हैं IS 330 specifically states that the following procedure can only be performed at or after the period end. कुछ उसने स्पेसिफिक दिया कि आपने करना ही बाद में। यहाँ तक मुझे बताया, मुझे समझ आ गई कौन सा प्रोसीजर इंटरनल स्टेज पे करना है, कौन सा है फाइनल स्टेज पे। ठीक है,
अब कहता है 330 कहता है कुछ प्रोसीजर आपने डेफिनेटली बाद में करने, ये बात सुन लेने के बाद गौर से, कुछ प्रोसीजर्स आपने स्पेसिफिकली बाद में करने हैं। एक तो हम पीछे पढ़ाए हैं कि अगर रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट हायर हो तो आपने क्या करना है, उसको ऑर्डर प्रोसीजर आपने पोस्टपोन कर देने फाइनल स्टेज पे, इंटरम स्टेज पे नहीं करना। कुछ और काम है, जैसे मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बने, उससे पहले उसे डिस्क्लोजर चेक करने का फ़ायदा था। आपने क्या पुराने अकाउंट पे डिस्क्लोजर देना है, आपने किस पे देना है, नहीं। तो अब चेक कर लें। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं तीनों बुलेट्स। Agreeing the financial statement to the accounting records. क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मैच कर रहे हैं? अप्रैल में चेक करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने रिपोर्ट देनी है। 321 नंबर पेज में है, आपने रिपोर्ट पढ़ी थी। 221 सॉरी 221। मेरे पास सॉरी 232 मैंने बोला, सॉरी ये बात क्यों हमने एंड पे पढ़ी है, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ। 232 पेज पे आ गए हैं, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, पढ़ी है पहले आपने, पढ़ी नहीं है ना। इसमें पॉइंट बी पढ़ता हूँ मैं, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। 6 की 6 स्टेटमेंट का नाम लेता है कि जी स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट लॉस, कम्प्रिहेंसिव इनकम, चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स हैव बीन ड्रॉन अप इन कन्फर्मिटी विद कंपनीज एक्ट। क्या ये 6 स्टेटमेंट कंपनी एक्ट के मुताबिक बनी है? अगली बात क्या करता है, एंड आर इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या ये बुक से टैली कर रही है? बुक्स का मतलब क्या है? जो रिकॉर्ड्स, लेजर, ट्रायल, उसे टैली कर रही है। इसका मतलब आपने रिपोर्ट देनी है ना, रिपोर्ट देनी है कि जिस फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे हैं ये बुक से मैच कर रही है कि नहीं कर रही। तो कब चेक करना चाहिए इसको आपको? समझ गए? अप्रैल में चेक करने का क्या फ़ायदा? रिपोर्ट आपने 30 जून को देनी। आगे है जी। Examining adjustments made during the course of preparing the financial statement. एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं? अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं? बोले जल्दी से बोले। अकाउंटिंग बिल्कुल सही कह रहे हैं, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होती है कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आप ऑडिट करने आए, आपने गलती पकड़ी, आपने देखा यार ये डेबिट तो करना था परचेज को, इन्होंने कर दिया एंटरटेनमेंट एक्सपेंस को। आप क्या करेंगे? उनसे कहेंगे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करो। क्या करेंगे? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट करो और क्रेडिट करो परचेज को। तो ये अकाउंटिंग एंट्री है। तो आप देखते हैं अकाउंटिंग एंट्री आपने रिकमेंड की है, हमने करनी है अकाउंट्स में, क्योंकि उससे क्या हो जाएंगे, अकाउंट्स में स्टेटमेंट्स खत्म हो जाएंगी। आगे हैं Procedures to respond to a risk that at the period end the entity may have entered into improper sales contracts or transaction may not have been finalized. ठीक है, ऐसी ट्रांजैक्शंस जो प्राइमरी पहले फाइनलाइज नहीं हुई, ट्रांजैक्शन होगी अभी फाइनल, सेल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो इम्प्रॉपर है। मिसाल के तौर पे गौर से मेरी बात सुने, आपने एक एसेट खरीदा, उसकी वैल्यू डिटरमिन नहीं हुई अभी, I16 में पढ़ा होगा आपने। Yes sir. ये एक्सेप्शन है। हाँ, एसेट खरीदा, अभी उसकी वैल्यू डिटरमिन नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसे कहेंगे वैल्यू डिटरमिन करें। हो इम्प्रॉपर सेल कॉन्ट्रैक्ट, भी सेल कर दिया, उसमें कोई रीपरचेज की ऑप्शन है कि नहीं है? अगर है तो सब क्या करना है? ठीक है, तो यहाँ पे सारी कॉन्ट्रैक्ट्स की एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं। समझ गए जी? मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड कहता है कि हम ऑडिट को क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं इन 2 फेजेस, इंटरनल फेज और फाइनल फेज। इंटरनल फेज पे हम क्या क्या कर सकते हैं? स्टैंडर्ड क्या कहता है, रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, मटेरियलिटी चेक कर लेवल निकाल सकते हैं, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं, सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल उतना कर सकते हैं जो हो चुका है, और प्राइमरीली प्रिलिमिनरी एनालिसिस परफॉर्म कर लेंगे। फाइनल स्टेज पे क्या करेंगे? देखें जो पहले से परफॉर्म किए हुए अभी भी कोइंसाइड कर रहे हैं, और जो रिमेनिंग टेस्ट ऑफ डिटेल्स रहेंगी वो कर लेंगे, और फाइनल और क्या करेंगे, डिस्क्लोजर चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, डिस्क्लोजर ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे।
समझ गए? याद रहेगा। फिर 3 काम उसने कहा कि आपने नेसेसरीली कहाँ करने हैं, एंड पे, याद रहेगा। एक काम क्या है उसने, आपने फाइनल स्टेज पे कभी भी नहीं करना अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट हायर साइड पे हो, याद रहेगा, पक्की बात है। आप ऑडिट करेंगे नियाग्रा मिल्स का, सेल्स में या चले क्रेडिटर्स में रिस्क हाई है, क्या करेंगे आप? स्टैंडर्ड कहता है कि आपने क्रेडिटर्स का काम इंटरनल स्टेज पे नहीं करना, फाइनल स्टेज पे करना। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट क्या है, हाई, याद रहेगा। आपकी बुक में इंटरम और फाइनल से रिलेटेड जितनी डिस्कशन थी मैंने कर दी है, अब दोबारा डिस्कशन हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? वापस आ जाए चैप्टर नंबर। ये जो पॉइंट्स है रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन टेस्ट होंगे ना, यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट्स लिखने हैं ना, ये याद करना है। याद ही करने तो हो गए याद, वैसे ये हाँ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन यही आया था कि कौन से ऑडिट प्रोसीजर है टिपिकली जो हम इंटरनल स्टेज पे करते हैं, ये कौन से जो फाइनल स्टेज पे करते हैं। एक दो क्वेश्चन आया था कि फाइनल स्टेज पे करवाने का क्वेश्चन क्या आया था कि बहुत प्रॉब्लम है मैनेजमेंट की, सिनेरियो क्या आया था कि प्रेशर वर्क है, हमने ऑडिट जल्दी करना है, जल्दी ऑडिट क्यों करना है, ये प्रेशर एग्जाम क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, पास पेपर करवा रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन क्या है कि मैनेजमेंट की तरफ से बहुत प्रेशर है कि हमने ऑडिट जल्दी ख़त्म करना है। क्यों ख़त्म करना है? क्योंकि हमारी अमेरिका में एक कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, वो कह रही है हमने कंसोलिडेशन करनी है, हमें जल्दी अकाउंट चाहिए, ठीक है? आपका मैनेजर के पास आया है कि मैनेजमेंट कहती है कि थोड़े से दिन दे रही है ऑडिट करने के लिए, जबकि पिछले सालों में आपका एक्सपीरियंस है कि इसके कम से कम 1 महीना लगता है ऑडिट करने में, मैनेजमेंट से आपको 10 दिन दे रही है, तो बताएं क्या करेंगे आप बीइंग ए पार्टनर? अभी क्वेश्चन बुक से आया है, सिनेरियो आया, बुक से सिर्फ नॉलेज यूज करना है कि क्या करेंगे, क्या ऑप्शन अवेलेबल है, इन टाइम स्टेज पे करना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम, आपको सीनियर बना देंगे, कहीं बताएं जी आप बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, रिस्पॉन्स करें। अगर आपने कैफ क्वालिफाई करके आर्टिकल शुरू करने, समझ गए? आएं जी वापस चैप्टर वन तो खत्म हो गया मेरा ख्याल। चैप्टर नंबर 2 पे अच्छा जी, 1.1 पे 1.1 मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको खुद पढ़ेंगे आप, सिर्फ मैं बता दूं उसमें लिखा गया है। कहते हैं आम जो बिजनेस है ना, आम वो क्या करता है, वो हर कस्टमर को टेकअप कर लेता है, हर कस्टमर को। मैंने पढ़ाया वैसे ही आपको, ऑडिटर ऐसा नहीं करता, वो पिक एंड चूज करता है। उसके पास दुकानदार के पास कोई बंदा लेने जाए कोई चीज़, पूछते भी आप कौन है, कहाँ से आए हैं, आपकी बरादरी क्या है, आप किस रिलीजियस स्कूल से हैं, वो कहता है पकड़ो ये चीज़, पैसे दो, चलो सलाम अलैकुम, ऐसे ही करता ना। किसी स्टोर पे जाकर उन्होंने अपनी बरादरी नहीं पूछी होगी, मज़हब नहीं पूछा होगा, नाम भी नहीं पूछते अक्सर। अब ये पूछने लगे हैं, ये जो आपके मम्मी डैडी स्टोर्स हैं, ये जे डॉट कोई शनायर, वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं जी आपका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वो भी अपने डाटे के लिए, ताकि आपको फ्यूचर में मैसेज भिजवाएं। समझ गए? उसमें भी ज़्यादातर मोबाइल नंबर ही पूछ रहे होते हैं, ठीक हो गया? बहुत अगर कोई डिटेल में आएंगे तो पूछें किस एरिया से आए आप, वो इसलिए होते हैं उन्हें उस एरिया में डिजिटल मार्केटिंग करवानी होती है। समझ गए? जबकि ऑडिटर क्या करता है, क्लाइंट आता है, वो उसकी पूरी हिस्ट्री लेता है, वो प्रीलिमिनरी प्रोसीजर परफॉर्म करता है, वो क्लाइंट की इंटेग्रिटी चेक करता है, वो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी चेक करता है, वो देखता है कि गुड्स प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, वो देखता है मेरे पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, इनके साथ एसोसिएट करके नाम में मेरी बदनामी तो नहीं होगी। पिछले ऑर्डर से भी कम्युनिकेट करता है वो, अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ये चैप्टर नंबर पेज नंबर 21 पे, अगले पेज पे देखें ना, कम्युनिकेशन विद द, भी आपके पास असाइनमेंट आई है, पकड़ो, खत्म करो, जान छोड़ो, पैसे लो। स्टैंडर्ड क्या कहता है, नहीं, प्रीवियस ऑडिटर को पूछो, लेटर लिखो, उससे कम्युनिकेट करो, उससे पूछो ये पार्टी कैसी है।
ये क्लाइंट कैसा है, समझ गए? यानी इतने बैरियर्स हैं ऑडिट करने में। आप कोड ऑफ एथिक्स पढ़े ना, तो पढ़ के कई दफ़ा लगता है कि कोड ऑफ एथिक्स चाहते नहीं कि हम ऑडिट करें। इनकार की रीज़न ज़्यादा है, इकरार की रीज़न कम है, समझ गए? तो ये कहता है कि हम क्या करते हैं, हम पिक एंड चूज़ करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में कहता है कि ठीक है, ऑडिट प्रैक्टिस आर बिजनेस, हम भी बिजनेसमैन हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी स्कूलों की फीसें देनी है, हमने बिजली के बिल देने हैं, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि आप जो ऑडिट टाइम उठाए कर लें, ठीक है? आपको डिसाइड करते हैं। फिर निचली लाइन में कहता है सर्कमस्टांस, थर्ड लाइन में सर्कमस्टांस में अराइज वेयर इट इज अप्रोप्रिएट टू डिक्लाइन, अप्रोप्रिएट टू, समझ गए? हमने हर काम को हाथ नहीं डालना, हम देखेंगे हम कोड ऑफ एथिक्स फुलफिल कर सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन है, हम पे कोई थ्रेट तो नहीं है, हमारे पे रिसोर्सेज हैं, कंपनी की इंटेग्रिटी क्या है, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी क्या है, किन गुड सर्विसेज में डील करती है, सब कुछ करने के बाद कहते हैं हाँ जी हम आपको ऑडिट करें। समझ गए? ये 1.1 में क्रक्स है। अब आ गया जाए 1.2 एक्सेप्टिंग एंड ऑडिट अपॉइंटमेंट। इसमें काफ़ी कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है प्रिलिमिनरी स्टेज पे, याद है आपको? काफ़ी कुछ आपको पढ़ा हुआ मिलेगा, कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी वो हम आप यहाँ डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, आगे एक वर्ड यूज़ किया क्लाइंट एंड एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, नजर आ गया? क्लाइंट एक्सेप्टेंस अलग चीज़ है और एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, क्लाइंट एंगेजमेंट अलग है और एंगेजमेंट एंड एक्सेप्टेंस ये क्या होती है, ये डिफरेंस क्यों है? हमने पढ़ी, हम दो तरह की सर्विस परफॉर्म करते हैं, एक को हम बोलते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट और दूसरा, ठीक है, एंगेजमेंट दो तरह की पढ़ी ना हमने, एश्योरेंस एंगेजमेंट और अच्छा नियाग्रा मिल्स का मैंने ऑडिट करना है कि नहीं करना, ये सॉरी नियाग्रा मिल्स के साथ मैंने इंगेज होना है कि नहीं होना, ये क्लाइंट एक्सेप्टेंस, कि क्या मैं नियाग्रा के साथ चलूँगा, समझ गए? ये क्या है? अच्छा, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस क्या है? उसमें से कौन सी एंगेजमेंट लूँगा और कौन सी मैं डिक्लाइन कर दूँगा। हो सकता है नियाग्रा वाले मुझे कहिए ऑडिट करना है, मैं को ठीक है ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेड, वो क्या रिव्यू एंगेजमेंट कर दें, यस कर देंगे, वो क्या टैक्स कंसल्टेंसी मेरे को यस दे देंगे, हो सकता है वो क्या हमारा इंटरनल ऑडिट भी कर दें, मैं को यार इंटरनल किसी और से करवा लगा, मैं नहीं कर रहा क्योंकि एक्सटर्नली मैं हूँ, इंटरनली मैं कॉन्फ्लिक्ट आता रहने देते हैं यार। नाउ आई हैव एक्सेप्टेड द क्लाइंट बट आई हैव रिजेक्टेड अ पर्टिकुलर एंगेजमेंट वेयर एज आई हैव सेलेक्टेड नंबर ऑफ अदर एंगेजमेंट्स, लेकिन कुछ को मैंने रिजेक्ट भी। क्लाइंट कहता है यार आप हमारी ना एसेट्स की वैल्यूएशन कर दें, एसेट्स की वैल्यूएशन, मैं कहता यार मैं तो वैल्यूअर नहीं हूँ, मैं तो वैल्यूअर मैं नहीं कर सकता, माजरत यार। वो कहता है हमारे ना सैलरी शीट और स्टॉक का डाटा कंपाइल कर दें, मैं कहूँ यार मैं क्या कंपाइल करूँगा, तो ऑडिट मैं करूँगा, जो सेल्फ रिव्यू थ्रेट है मैं नहीं कर सकता। अब क्या है, एज ए क्लाइंट मैंने नियाग्रा को एक्सेप्ट किया हुआ, कुछ इंगेजमेंट्स भी और कुछ को मैंने डिक्लाइन कर दिए, याद रहेगा? क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड मैं बहुत सी चीज़ें देखूंगा, मैं अपनी कॉम्पिटेंस देखूंगा, मैं अपने इंडिपेंडेंस देखूंगा, मैं अपनी ऑब्जेक्टिविटी देखूंगा, फिर जाके मैं कुछ एक्सेप्ट करूंगा। कुछ रिवैल्यूएशन मैंने क्यों नहीं की? एक तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट था, दूसरा मेरी कॉम्पिटेंट नहीं है, मैंने कोई इंजीनियर थोड़ी हूँ, मैं सिविल इंजीनियर, समझ गए? याद रहेगा जी। अब पढ़ेंगे इसे जी। Threats to compliance with the principles of integrity or professional behavior might be created, for example, from questionable issues associated with clients. को क्लाइंट की इंटेग्रिटी पढ़ा ना हमने? क्लाइंट आपके पास आया, पता लगे मशहूर किस्म का बदमाश आदमी है या मशहूर क्रिमिनल आदमी है या इसकी पोर रेपुटेशन है, या आपको पता लगे ये बंदा तो नैब के पता कैसे चल रहे हैं इस पर, अब उसके साथ उस्मान गनी एंड कंपनी चार्ट अकाउंट का नाम जब लगेगा तो मेरी रेपुटेशन खराब होगी, समझ गए? इसमें क्या है, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी का मसला है, या मुझे पता है कि वो इन प्रोडक्ट सर्विस में डील करती है जो मुझे लगता है मुनासिब नहीं है, वो लीगल प्रोडक्ट्स नहीं है, या शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स नहीं है, या एथिकल प्रोडक्ट्स नहीं है,
ये एथिकल कंपनी शराब बनाती है, ठीक है, मैं नहीं कर सकता यार, प्रोडक्ट नहीं सही, या इलीगल प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बैन है पंजाब में, ये कंपनी वो प्रोडक्ट बनाती है, अब इलीगल प्रोडक्ट मैंने नहीं ऑर्डर करना से यार, समझ गए जी? तो हम ये चीज़ें देखते हैं, ये सारी बातें पढ़ी नहीं है ऑलरेडी, ठीक, आगे हैं जी। अच्छा, इसी में देखिए थर्ड लाइन में बात करता है इलीगल एक्टिविटीज़ का, डिसऑनेस्टी, क्वेश्चनेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस या अनएथिकल बिहेवियर, हमको पढ़ा हो ना मैं सारा कुछ, आगे हैं जी। Factors that are relevant in evaluating the level of अब क्लाइंट आएगा हमारे पास, हम क्या करते हैं, हम नॉलेज लेते हैं उसके बारे में, अंडरस्टैंड करते हैं क्लाइंट को, उसके ओनर्स को, दोस्त चार्ज गवर्नेंस को, एज इट इज़ पढ़ा हुआ हमने सारा कुछ पढ़ा ना हमने। और सेकंड में क्या करता है, knowledge and understand the client's commitment to हाँ जी, the client's commitment to address the questionable issues, for example through improving ठीक है। corporate governance। एक क्लाइंट आपके पास आया है, आप उसे कहते हैं भी आपके ये मसले हैं, कहते हैं हाँ जी हमारे मसले फंसे, हम इसको खत्म कर रहे हैं इंशाल्लाह, हमने ये स्टेप लेने खत्म कर लेंगे इसको, तो आपका उसको रिस्पॉन्स कुछ और होगा, ऐसे ही है। दूसरा कहता है फिर क्या हो जी, हमारे बड़े भी करते थे, हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक काम है, इसमें अब रहेगी। अब आप इसका काम करना नहीं बनता, मेरी गाड़ी चोरी होगी, गाड़ी उधर मर्दान में, उसे मैंने कहा यार तुम नमाजें ही पढ़ी जा रहे हो, गाड़ी चोरी करी जा रहे हो, कहता वो नमाजें अल्लाह के लिए है, गाड़ी तो ये तिजारत है। और मैंने कहा चोरी गाड़ी है, कहता तिजारत है, मैंने कहा चोरी गाड़ी है। 2.5 लाख की मैं अपनी गाड़ी खरीद के लाया उनसे, मालाकंड मर्दान के दरमियान गया हूँ, 2.5 लाख दिया और अपनी गाड़ी खरीद के लाया उनसे। मुझे कहते चाबी गाड़ी की, मैं कहती मैं घर से अपनी लेके आया हूँ, तो मैं अपनी चाबी खोली जाके, तो मैं शर्मिंदा करने लगा यार क्या तुम गाड़ी चोरी करते हो, तो कहता तिजारत है ये, तो वो ऐसे कहते हैं, समझ गए ना, नमाज छोड़ देना गाड़ी छोड़ देना, अब वो कहते हैं तिजारत है। अब ठीक है, अब इस इनर ठीक नहीं होना। एक कहते हैं हाँ ये गलती मैं ले आया हूँ, ये आप भेजो, मैं अल्लाह से भी तौबा करता हूँ, तुम्हें भी नुकसान हो, तुमसे ही माफ़ी मांगता हूँ। अब दोनों अप्रोच में फ़र्क है ना। एक लाइन आया कहते यार मैं फंस गया था, गलती हो गई मुझसे, मनी लॉन्ड्रिंग कर हो गई, मैं करेक्ट कर रहा हूँ उसको, फॉर एग्जाम्पल मैं सजा भी भुगत ली है, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। दूसरा कहता फिर क्या, फिर करेंगे, ठीक है। आगे हैं जी, सेल्फ इंटरेस्टेड, जबकि अपना थ्रेट आ गया बीच में। अब आप देखें, अब दुकानदार से अब सेल्फ इंटरेस्ट कंसिडर करता हूँ, हम करते हैं, मेरा अपना थ्रेट तो नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी ऑब्जेक्टिविटी का मसला तो नहीं है, मैंने इंटेग्रिटी पढ़ा है, मैं क्या इंटेग्रिटी से काम कर सकूँ यहाँ पे, मैं ऑनेस्ट रिपोर्ट दे सकूँगा, मैं ट्रूथफुल रह सकूँगा, हम चेक करते हैं ना सारा कुछ यहाँ पे। ये सारी बातें पढ़ी हैं हमने। आगे हैं जी, इस पॉइंट को छोड़ने आगे हैं। Factors that are relevant in evaluating the level of such threat include an appropriate understanding of the nature of the client। हम क्या करते हैं, क्लाइंट की नेचर चेक करते हैं, बिजनेस क्या करता है वो काम, ठीक है, जबकि आम दुकानदार नहीं क्या करता, ठीक है। हम क्या करते हैं, नेचर चेक करते हैं, क्या है कैसे। क्लियर हो गया जी। माजर के साथ वो वकील के पास है ना, कोई केस खराब हो, वो ठीक है, इसको तलाक करवा देते हैं, कहते हैं मेरा फ़ायदा किसमें कि तलाक होनी चाहिए, तलाक, ठीक है। वो नहीं देखते पीछे क्या था, 18 साल बड़े अच्छे गुजरे हैं, चलो यार की रिकन्सिलेशन करवा देते हैं, कहते हैं नहीं तलाक होनी चाहिए, ठीक है। वो कहता है वही है क्या, सुलह करवा दो, नहीं लड़ाई होनी चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम नेचर देखते हैं क्लाइंट की, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन देखते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों देख रहे हैं कि क्या इतने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन मैं कॉम्पिटेंट हूँ करने के लिए। आगे आए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने दिनों में ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म करना है, मेरे पास स्टाफ है, टाइम है, ठीक है। आगे आ जाइए, इस अगले पॉइंट को छोड़ने पड़ा हुआ हमने, अगले बुलेट पे जाए। मुझे इस इंडस्ट्री का पता है, आज मेरे पास एक बैंकिंग कंपनी का ऑर्डर है, मुझे नहीं पता बैंकिंग कंपनी का, मैंने ऑर्डर नहीं किया हुआ, मैंने शिप ब्रेकिंग कंपनी का ऑर्डर नहीं किया हुआ,
कराची वाले एक्सपर्ट हैं उसमें, मैंने माइनिंग कंपनी को ऑडिट नहीं किया हुआ, बलोचिस्तान वाले एक्सपर्ट हैं उसमें। तो मैं एंटिटी भी देखता हूँ, फिर मैं क्या देखता हूँ, इंडस्ट्री भी देखता हूँ। समझ गए जी? आगे हैं, Experience with मेरा एक्सपीरियंस है मेरे पास। आगे हैं जी, मैं क्वालिटी मेंटेन कर सकूँगा। हमने पढ़ा था ISQC, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जो मैंने कहा था खत्म हो गया, उसका क्या आ गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट 1 और 2। मैं क्वालिटी मेंटेन कर सकूँगा। आगे उसने एग्जाम्पल ऑफ थ्रेड्स लिखी है, सारी एग्जाम्पल मैंने बताएंगे आपको, ठीक है? समझ गए? कंपिटेंसी नहीं है तो क्या कंपिटेंसी अटेन करें, खुद करें या कोई मैनेजर लें? आपके मेरे पास कंपिटेंसी नहीं है, लेकिन एक शिप ब्रेकिंग कंपनी का कराची में बड़ा अच्छा एक्सपर्ट बंदा है, उसको हायर कर लें, फिर कंपिटेंस आ गई आपके पास, ठीक है? नीचे कहता है आखिरी लाइन में एक्सपर्ट हायर कर लें। एक्सपर्ट क्लाइंट आपके पास आया है, मुझे 6 दिन में ऑर्डर चाहिए जी, आपके 6 दिन में मेरे पास स्टाफ नहीं है, क्या करेंगे आप? या डिक्लाइन कर देंगे या उसे कहेंगे 6 नहीं यार, ये कम से कम 18 दिन दो में। सेकेंड लाइन में कहता है रियलिस्टिक टाइम फ्रेम एक्सेप्ट करना है उसके साथ, अनरियलिस्टिक टाइम फ्रेम में ना करें। जिस ऑर्डिनर को पता 30 दिन लगने हैं, आपके मैं 6 दिन में कर दूंगी, इसका मतलब क्या है, आप कंप्रोमाइज़ करेंगे ऑर्डर प्रोसीजर पे, क्वालिटी पे, क्वालिटी हिट करेंगे आप कहें यार चलो 30 दिन में होता है, मैं 24 दिन में कोशिश करता हूँ, मैं स्टाफ उठा दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, ये करूँगा, काम हो जाएगा पूरा। वो कहता नहीं भाई अब नहीं, 30 डेज नोटिस से पहले नहीं उसका। समझ गए? आगे हैं जी। When a chartered accountant in practice intends to rely on the advice of or work of an expert, they should evaluate whether such रिलायंस इज वारंटेड। आप देखें, अगर आप किसी एक्सपर्ट को हायर कर रहे हैं, वो बंदा रीजनेबल है, वो बंदा उसमें एक्सपर्ट है, उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है। ये ना हो कि आपको गले में दर्द हो, आपके FSC चले जाते हैं, ये टांग टूटी हुई आपके जो स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा देते हैं, ठीक है? वो डॉक्टर ही है, फिर क्या होया? आंख में दर्द हो, आप वो डेंटल सर्जन के पास चले हैं, आपकी डॉक्टर ही है, फिर क्या हो? आप देखिए जिस एरिया में मुझे कहाँ एक्सपर्ट एडवाइस, उस एरिया में एक्सपर्ट है ये, ऐसी है ना? समझ गए? आगे हैं जी। They should consider factors such as reputation, expertise, resources. मैंने डिस्कस कर लिया, आगे एग्जांपल की बात करते हैं, वो भी छोड़ना, उससे आगे हैं। Note that the accountant has an obligation to comply with ethical requirements. जितनी कोड ऑफ एथिक्स है ना, कोड ऑफ एथिक्स ये नहीं कहते कि ऑडिट के शुरू में तो देख लो एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल होती हैं, बाद में छोड़ दो। वो क्या कहता है? थ्रू आउट द ऑडिट आपने देखना है एथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा हूं। समझ गए? यहाँ तक ना मैंने आपको कोई नई चीज़ नहीं पढ़ाई, सारी पुरानी बातें पढ़ी हैं, सारी पुरानी बातें याद रहेगा। इन सबको हम प्यार से प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, ठीक है? और अगर और ज़्यादा प्यार आ रहा हो इस पर तो इसको क्लाइंट एक्सेप्टेंस या क्लाइंट कंटिन्यूस प्रोसीजर्स भी कहते हैं। क्लाइंट एक्सेप्टेंस या क्लाइंट एक्सेप्टेंस इन केस ऑफ न्यू क्लाइंट और कंटिन्यूस इन केस ऑफ रेकरिंग क्लाइंट। रेकरिंग क्लाइंट जो रीकर होते हैं बार बार। पेज 30 पे है, चैप्टर नंबर 2 पे, चैप्टर नंबर 3 पे।